सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया नेशनल असम्बली से, जिसके बाद आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और 5 साला नई मुद्दत का आगाज़ नए नोटिफिकेशन साथ हो चुका है। ये नया ओहदा तीनों अफवाज की रीस्ट्रक्चरिंग और इंजमाम के बड़े फैसलों का महवर होगा। उधर 27वीं आइनी तरमीम के बाद अदलिया में तहलका खेज तब्दीलियाँ सामने आई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और आइनी अदालत की जस्टिस की हैसियत से उन्होंने हल्फ उठा लिया है। आइनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल की बिना पर आइनी अदालत में खिदमात से माजरत कर दी है। उधर सुप्रीम कोर्ट से सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस्तीफ़े सदर को भिजवा दिए हैं, जबकि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया। फुल कोर्ट इजलास में क्या फैसले हुए और अदालती और अस्करी तब्दीलियाँ मुल्की इदारों के तवाज़ुन को कितना मुस्तहकम करेंगी, इनके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसी पर बात करते हैं। एहतशाम उल हक एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, मैं चूँकि अब हम देख रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर तरीन जजेस थे उनके इस्तीफ़े भी आ चुके हैं और मज़ीद भी कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े आने की इतलात भी हैं। आप इस हवाले से बात भी कर चुके हैं। अब जो मंजरनामा बनेगा, ये जो ख़ास तौर पे इस्तीफ़ों का मामला जो अदलिया को लेकर एक हम देख रहे हैं कि इमेज बनेगा, इसके बाद आप देख रहे हैं कोई बड़ी मूवमेंट हो सकती है लेड बाय ये जो जजेस हैं ये, या लीगल फ्रेटर्निटी की जानिब से, या फिर आप वैसे भी ऑपोजिशन और बाकी जो तबकात हैं उनकी जानिब से कोई प्रोटेस्ट देख रहे हैं आगे? देखिए, हमने बुनियादी तौर पे जो कहा जा रहा था कि जी ये जुडिशल और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो रीस्ट्रक्चर हो गया है, इससे बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो रिस्टोर हो गया है, ये क्लेम किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ इसके अब सवाल आगे भी हैं कि जी इसके बाद क्या जुडिशल अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑटोनॉमी अदलिया की होगी कि नहीं होगी, इस पे सवालात अपनी जगह पे हैं। देखिए, अब 2 जजों का इस्तीफ़ा आया, ज़ाहिर है ये इससे तो खासा हलचल भी है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है, हुकूमती हल्के कहते हैं कि जी उनका हक़ है, प्रोरोगेटिव है, कोई सर्व करना चाहे ना करना चाहे अपने अख्तलाफात की किसी बुनियाद पे। लेकिन दूसरी तरफ एक मेरा ख्याल है एक बड़ा सॉलिड आर्गूमेंट भी दिया जाता है कि जी अब आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते, तो फिर ठीक है 2/3 के साथ अगर एक अमेंडमेंट हुई है, मुझे पसंद नहीं, आपको पसंद नहीं, तो या हमें फिर इस बात को मानना पड़ेगा। अब देख लें, PTI तो यही कह रही है कि दोबारा हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो अंडू कर देंगे। भाई अंडू भी हुई है, 8th अमेंडमेंट भी हुई, अंडू हुई थी, इस तरह बाकी और चीज़ें भी वक्तन फ़क्तन तब्दील होती रहती हैं। अब सवाल यही है कि जो बार बार किया जा रहा है कि जी क्या ये आइनी अदालत बनने के बाद हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी क्या हैसियत है? एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारी जो जुडिशरी है इसको एग्जेक्टिव के नीचे कर दिया गया है और कुछ % स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स की गई हैं। अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जी एक अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनको आइनी कोर्ट का सरबराह बनाया गया, एक उनके लिए थी। फिर ये भी मुखालफिन कहते हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब के लिए की गई थी। फील्ड मार्शल पे तो मेरा ख्याल है किसी को शायद एतराज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मई में जो कारकर्दगी दिखाई थी, कौम ने उनको ना सिर्फ हस्ब किया बल्कि वेलकम किया उनके फील्ड मार्शल होने को। यह अलहदा बात है कि 5 साल की हम ना उनकी फील्ड मार्शल साहब की जो नई तैनाती होगी वो 2030 तक का है, और फिर प्रोविज़न रख दी गई है कि इसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है 5 साल के लिए। तो इसका मतलब है इन सो मेनी वर्ड वो 2035 तक जो है ना वो फील्ड मार्शल रह सकते हैं। तो ज़िंदगी की बात है, देखने वाली बात है, उससे हालात क्या होते हैं। लेकिन जनरली तो यही कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जिस हुकूमत ने जिस तरीके से प्लान की थी वो बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने हल कर ली हैं। जहाँ PTI की गलतियाँ हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से हवालों से उनको पार्लियामेंट में रह के इसको अपोज़ करना चाहिए था, अपनी मर्ज़ी के अमेंडमेंट्स लेके आते तो शायद वहाँ पे एक शदीद दबाव भी होता, क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी है, इतनी आसानी के साथ तो सारी चीज़ें मंजूर नहीं कर सकती थी हुकूमत। उनको तो आपने खुद ही मौका दे दिया, आपने कागजात डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंक दिए, उसके बाद आप वॉकआउट करके चले गए। तो मेरा ख्याल है इसका तो PTI को अपना नुकसान हुआ। लेकिन ये माजी में सब कुछ होता रहा है। मुझे याद है आमना, 1 गो में PTI के ज़माने में एक रात को आधी रात को 52 तरामीम मंजूर की गई थी, और वो कोई गलत थी, कोई सही थी, जैसे भी थी। लेकिन यही कहा गया कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमने 2/3 के साथ किए हैं, जैसे भी किए हैं। तब बात यह कि जो हुकूमत में लोग होंगे वो तो ज़ाहिर है
कई हवालों से अपनी मर्ज़ी की तरमीम लेके आएंगे, अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए किसी भी सतह तक जा सकते हैं, चाहे फ्लोर क्रॉसिंग हो, चाहे पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो, जो भी मामला चले जी, कुछ भी हो। अब देखिए हम ना एक चीज़ जो ज़्यादा परेशान कन है ना वो ये है कि देखें एक आज जो खातून जिनका भी आपने नाम लिया, उन्होंने आना था, वो जज नहीं बनी, अब वो माजत की उन्होंने, वाकई वो सर वो भी सेहत के मसाइल हैं या फिर उनकी जानिब से भी जो बाकी जजेस के एतराज़ात हैं समहाउ वही मामला है? देखिए मुझे नहीं लगता हम ना सेहत के मेरा ख्याल है मसाइल, कल परसों तक तो वो बैठी हुई थी मेरा ख्याल है किसी अदालत में हमने देखा भी, लेकिन ठीक है उनका अपना फ़ैसला, अगर वो फ़र्ज़ करें उन्होंने ये सोच लिया है कि उनको नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कुछ जनरली वो बीमार हो, हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात ये है कि इससे तो डेफिनेटली अब हम देखते हैं कि सुपीरियर जुडिशरी में एक हलचल तो पैदा हुई है। अब बड़े आसानी के साथ आसानी के साथ क्या, हुकूमत को मौका दिया गया पीटीआई की तरफ से कि सारा कुछ काम आसानी के साथ हो गया, और प्रेसिडेंट साहब ने जनाब ने साइन भी कर दिए और बाकायदा तौर पे हर चीज़ तय हो गई, और आपने देखा तकरीब भी हो गई है, अमीनुद्दीन साहब को आइनी कोर्ट का सरबराह भी बना दिया गया। अब देखिए एक बड़ा सवाल आमना जो मेरे ख्याल आप पूछ सकती हैं, मैं पूछ सकती हूँ कि चलें, एक तो वकला की बात है ना, वो कहते हैं कि नहीं अब तो 70-80% केसेस जो हैं आइनी मामलात वो तो जाएंगी आइनी अदालतों में, और मंसूर अली शाह रिटायरमेंट से 2 दिन पहले कह चुके हैं जी हमारे पास तो कुछ रह ही नहीं गया, अब छोटे मोटे चोरी डाके के केसेस आया करेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है हम ना देखें, चोरी डाका केस जो हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, दीवानी मुकदमात हैं, कॉर्पोरेट केसेस है, जो इसका ताल्लुक आपसे, मेरे से, लोगों से है, वो सफ़र तो होते थे। अब देख लें आए दिन क्या होता था, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, हमने देखा कि एक लोग बैठे हुए हैं कि जी आज हमारे मुकदमात का सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होना है, रात को पटिशन दायर की जाती है और सुबह 9 बजे वो लग जाती है कि जी फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी की जा रही है, या कोई ऐसा बहाना बना के या बात बना के कि जी आइन में तरमीम की जा रही है, तो नतीजतन वो केसेस जो है ना वो आम आदमी को रुक जाते थे और एक नया बहस शुरू हो जाती थी। आइनी अदालत अपना जो लोग आते हैं अदालत में सवाल लेके कि जी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना उन पर जद पड़ी है। इसी पर लीगल राय लेने के लिए राजा खालिद साहब फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। खालिद साहब, ये जो अभी 27th अमेंडमेंट आई है, इस पर बहुत सारे कंसर्न्स रेज हो रहे हैं, वो लीगल फ्रेटर्निटी में से भी हो रहे हैं। 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनका इस्तीफ़ा आना, चले उसको तो गवर्नमेंट जस्टिफाई करी है कहीं ना कहीं कि ये ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन फुल कोर्ट इजलास का कहा जा रहा था उनकी जानिब से, जब उनका इस्तीफ़ा आया उसके बाद फुल कोर्ट इजलास का बुलाना, ये किस जगह पॉइंट कर रहा है? और साथ ही साथ ये कहेगा कि जो मज़ीद इस्तीफ़ों के बारे में कहा जा रहा है उसके बाद क्या आप सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है, मैं आपके इस सवाल को जवाब दे दूं कि फुल कोर्ट का जो इजलास है ना वो पहले बुलाया गया था, पहले कन्वीन किया गया था। वो जो उन्होंने ख़त लिखा ना सैयद मंसूर अली शाह साहब ने और बाकी अतर मिनल्ला साहब ने, तो उसकी रोशनी में फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया था, लेकिन फुल कोर्ट का इजलास अटेंड करने से पहले ही वो रिज़ाइन कर गए। एक बात, दूसरा ये है कि जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, मैं पहले भी ये 27th अमेंडमेंट पास होने के बाद कन्वीन किया ना, ये तो पहले की डिस्कशन थी, इस वजह से ये मैंने इसलिए क्वेश्चन रेज किया। फुल कोर्ट का इजलास तो उन्होंने परसों बुलाया था ना, परसों उन्होंने कन्वीन कर लिया था कि जी ठीक है हम फुल कोर्ट का इजलास बुलाते हैं। उनके ख़त पे बेहतर ये था कि आपके लेटर पे या आपकी रिक्वेस्ट पे फुल कोर्ट का अगर इजलास बुलाया गया आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, फिर अटेंड करके तो आप रिज़ाइन करते, चूँकि आप कहते जी कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दी मीटिंग ऑफ फुल कोर्ट, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि जो रेजिग्नेशन की बात है ये उनका राइट है, लेकिन मैं पहले इस पर अर्ज़ कर चुका हूँ कल भी मुख्तलिफ चैनल्स पे कि चाहिए ये था कि मंसूर अली शाह साहब को जब 26वीं आइनी तरमीम हुई, बुनियाद तो उसमें रखी गई, असल तो वही था। ये तो सिर्फ ये हुआ इसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल को वो थी बेंच था उसे कन्वर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तो आपको चाहिए था कि आप पिछले साल ही रिज़ाइन कर देते। और उसके बाद ये जो साल गुजरा, इस साल में सिवाय इसके कि आपने हर्डल्स क्रिएट की, आपने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट की, आपने रुकावटें खड़ी की फॉर दी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके रास्ते में आप रुकावट बनते रहे। आपके पास केसेस में ऑब्जर्वेशन जो आती रहीं वो मैं समझता हूँ कि एक जो जज है ना उसके शाया निशान नहीं थी, तो ये हुआ। फिर इसका असल में बुनियाद आपको बताऊं कि मैं ज़ाती तौर पे इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ सैयद मंसूर अली शाह साहब का,
ही वॉज अ कॉम्पिटेंट जज, ही वॉज अ ऑनेस्ट जज। वो बड़े ज्यूरिस्ट हैं पाकिस्तान के। जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वहाँ पे उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़ी रिफॉर्म्स लेके आए और सुप्रीम कोर्ट में भी उनके जहन में काफ़ी सारी रिफॉर्म्स थी। लेकिन राज साहब माजरत के साथ इस पर कमेंट कीजिएगा, ये जो बार बार बात की जा रही है कि जी ये कुछ अमेंडमेंट पर्सन स्पेसिफिक थी और ये कि जी बड़े प्लान करके जुडिशरी को एग्जेक्टिव के नीचे कर दिया गया, आप समझते हैं ऐसी बात है? मुझे एहतशाम साहब समझ नहीं आती कि कैसे एग्जेक्टिव के नीचे कर दिया गया। एक तो अमेंडमेंट है जुडिशरी के हवाले से, वो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जुडिशरी देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जी कि सिविल, क्रिमिनल, बैंकिंग, टैक्स, फैमिली, कॉर्पोरेट, इस तरह की अपीलों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक हो गया। साथ ये था कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 184(3) कि आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन वहाँ पे डायरेक्ट दायर कर सकते हैं। फिर आपका सुओ मोटो का इख्तियार था, वो भी इसी आर्टिकल के तहत है। अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लेकिन ये चेंजेस आने के बाद क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है सर? ये तो चेंजेस आ गई, ये आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बता दिया कि ये वाले मामला थे। अब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके ऊपर भी तो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं ना कि आपने कहा कि ये कैसे एग्जेक्टिव्स के नीचे आएगा। जब हुकूमत ही हैंड पिक्ड जजेस को करेगी तो वो आज़ादाना तौर पे कैसे ऑपरेट कर पाएंगे, ये भी क्वेश्चन अपनी जगह पर। अच्छा, मैं पहला जुमला मुकम्मल कर लूँ ना, पहली बात मुकम्मल कर लूँ कि एक एस्पेक्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का वो तफवीज़ कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। एहतशाम साहब होता है ऐसे है कि 7% जो काम है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होता है 7%, वो जो 93% बाकी जो जिससे जनरल पब्लिक मुतासर होती है वो उसकी पेंडेंसी चली आ रही थी एक तवील अरसे से। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम 22 लाख टोटल केसेस, 60,000 सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, 60,000 सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं और 10-10 साल से अपीलें नहीं लगती। एक बंदा जिसने कई दहाइयाँ पहले सफ़र शुरू किया था सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, जब उसके हक में फैसला होता है तो वो बुजुर्ग हो चुका होता है, 70s या 80s में जा चुका। अच्छा, माजरत के साथ एक जुमला बीच में आ गया जो कहते हैं ना अपीलें नहीं लगती। एक अब ये शुरू होगी जो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट में अपीलें लगवाने के लिए भी अब रिश्वत देते हैं। ऐसा करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से ऐसा नहीं हो रहा। पहले यही था कि जी आप पैसे दे के तो कोई अपील अपनी फ़िक्स करवा लें। इस सारे कज़िये से जान छुड़ाने के लिए, यानी आप फाइनल टचेज़ हैं आपके हक में 3 कोर्ट्स नीचे फैसला, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज और उसके बाद हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ से फैसला हुआ मुझे मेरा हक मिल जाएगा। वहाँ पे 10-10 साल 15-15 साल से पेंडेंसी चली आ रही है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है आप खुद देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है कि एक छोटा सा केस लेके तो उसे कई हफ्ते नहीं कई महीने उस पर लग जाते हैं, जिसके नतीजे में 7% काम के नतीजे में बाकी 93% सफ़र कर रहा था। उसको यानी उसकी जुरिस्डिक्शन को सुप्रीम कोर्ट की एक हिस्सा काट के कुछ जजों को दे दिया गया कि आप इसकी समाअत करेंगे। ये शुरू से होता है, ये सिविल कोर्ट में भी होता है कि बाज़-औक़ात हम देखते हैं सिविल कोर्ट्स में जाते हैं कि एक जो सिविल जज है उसके पास 4-5 तरह के इख्तियारात होते हैं। वो बैक वक्त सिविल जज भी है, वो मजिस्ट्रेट भी है, वो फैमिली कोर्ट का जज भी है, वो गार्डियन जज भी है, वो रेंट कंट्रोलर भी है। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद अब आपको लगता है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑटोनॉमी अदलिया की जो है वो बरकरार रहेगी? वो भी वैसे मैं दुआ को मैं देखिए बुनियादी सी बात है कि जब तक आप मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं करते, जब तक आपकी अदालतें मेरिट पे फैसले नहीं करती, जब चेहरे देख के फैसले करेंगी, जब कोई कॉल्स आएंगी उन्हें व्हाट्सएप कॉल्स तो फैसले करेंगी। देखिए एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस बदबख्ती की दास्तान वहाँ से शुरू हुई। ये इफ्तिखार चौधरी साहब या आप जस्टिस मुनीर या पीछे ना जाएं, जब आपने पनामा में उस वक्त के वज़ीर आज़म को तलब किया, पनामा से आपने क्या निकाला? साकिब मुनीर साहब ने, हाँ साकिब निसार साहब, साकिब निसार मुनीर ही कह रहे हैं उन्हें भी। चले हम तारीख के जानने के बजाय हम आगे थोड़ी मुस्तकबिल और प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। ये जो अब कानूनी रास्ते क्या क्या हैं, ये चैलेंज अगर होती है 27वीं आईनी तरमीम और इसमें ये जो सिर्फ ये 2 इस्तीफ़े आए हैं, मज़ीद अगर इस्तीफ़े आते हैं तो वो किस हद तक इस केस को स्ट्रॉन्ग करेंगे? और साथ ही साथ ये कहिएगा पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर था, ड्यू प्रोसेस, ये कितना बड़ा इसमें बन सकता है नुक्ता? जी देखिए, पार्लियामेंट ने तो अपना ड्यू प्रोसेस, ड्यू कोर्स अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट का यही है ना कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप
अमेंडमेंट को अप्रूव करें। किसी भी हाउस में आप अमेंडमेंट के लिए कोई भी बिल ओरिजिनेट कर सकते हैं। वो सेनेट में हुआ, फिर नेशनल असम्बली में गया, नेशनल असम्बली में कुछ एतराज़ात लगे जी कि फ़लाँ शिकों को सेनेट दोबारा दे के 2/3 के साथ उसे अप्रूव किया, और फिर बाद में प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी। यही आर्टिकल 238 और 239 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। अमेंडमेंट का तरीक़ेकार यही वज़ा करता है और यही एम्पावर करता है पार्लियामेंट के कि वो किसी तरह की अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है। मैं एक सवाल मैं भी पूछ लूँ, वे फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है? ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसने अपनी मेजॉरिटी के साथ 2/3 के साथ कर लिया, किसी को पसंद है नहीं पसंद है। अभी जो लोग कह रहे हैं कि जी तहरीक चलाई जाएगी, सियासी जमातें भी, वकला भी, आपको लगता है इसमें जान है? मैं समझता हूँ अपने शाम साहब, अगर इसमें जान होती तो पिछले साल ये चला लेते। यानी बेस तो पिछले साल हुआ ना। ये तो मैं कहता हूँ कि ये ख़ास अमेंडमेंट नहीं है 27th, असल अमेंडमेंट थी 26th, जिसमें इसका कम्प्लेक्शन कुछ हद तक चेंज हुआ है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से निकल गए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक हो गया। वो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, अब उसे कोर्ट का नाम दिया गया ना। एक अलग कोर्ट रूम में बैठेंगे, उनका चीफ जस्टिस होगा, पहले उनका कोई सीनियर जज उन्हें हेड कर रहा था। ये थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। असल चेंजेस पिछले साल थी। पिछले साल कहा गया था कुछ लोगों की तरफ से कि वकला सड़कों पे आएंगे, कोई नहीं आया, और मुझे कोई तवक्को नहीं कि वकला सड़कों पे आएंगे। और मैं दुआ करता हूँ, तवक्को भी रखता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आम आदमी को इससे इंसाफ मिले। जो जनरल पब्लिक है, जो पब्लिक एट लार्ज है, उनकी सुनवाई जल्दी हो। तो ये ना हो कि कई के साथ आईनी कोर्ट के फैसले किसी और अदालत में भी अब चैलेंज हो सकते हैं? जी नहीं, कतई नहीं चैलेंज हो सकते। आईनी कोर्ट सिर्फ उन केसेस की समाअत करेगी जो आर्टिकल 184(3) के तहत आएंगे, या फिर हाई कोर्ट में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल पैदा हुआ तो उसे चैलेंज किया गया, वहाँ से एग्रीड पार्टी ने चैलेंज किया गया, तो दैट वुड बी चैलेंज बिफोर दी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो शांति रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। बांग्लादेशी सियासत के हवाले से बात करेंगे। एक नए मोड़ पर ये सियासत अब खड़ी है, जहां मफरूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा चल रहा है, जिसका फैसला 17 नवंबर यानी पीर के रोज़ सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बगावत कुचलने के हुक्म की वजह से जुलाई ता अगस्त 2024 में तकरीबन 1400 अफराद मारे गए। मुकदमे में संगीन इल्ज़ामात पर बाद सज़ाए मौत तक पहुँच सकती है। हसीना वाजिद तमाम इल्ज़ामात को सियासी इंतकाम करार दे रही है, मगर उनके साथियों में साबिक वज़ीर दाखिला मफरूर और साबिक पुलिस चीफ एतराफ़े जुर्म कर चुके हैं। जबकि इंतखाबात से कबल मुल्कगीर लॉकडाउन, अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी और ढाका में बॉम्ब हमले की फ़ज़ा को मज़ीद संगीन बना रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए इत्तशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब ने। सीनियर सहाफ़ी हैं, बांग्लादेश की डायनामिक्स पर अपनी एक्सपर्टीज़ रखती हैं, 3 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। नसीरुद्दीन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। जब ऐसी सज़ाएँ होती हैं, सख्त किस्म की सज़ाएँ जब हम देखते हैं, कन्विक्शन जब की जाती हैं, तो उसमें एक इंटरनेशनली एक प्रेशर आ जाता है सामने कि जी फेयर ट्रायल के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया गया। सो ये सारे हालात को देखते हुए आपकी एंटिसिपेशन क्या है कि 17 नवंबर को क्या फैसला सुनाया जा सकता है मुमकिन तौर पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुजारिश ये है कि ये जो केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, वो बांग्लादेश के अवाम के खिलाफ जराइम का केस है, जिस केस पे सजा सुनानी है। इस केस का बुनियाद या इब्तदाई इसके जो चार्जशीट है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया है, जिसमें यूएनओ है, अमेरिकन ह्यूमन राइट्स है, ऑस्ट्रेलियन है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है। ये सब ने इस बात की तस्दीक की है डॉक्यूमेंट्री कि ये जुर्म हुआ है। उसके बाद ये केस बांग्लादेश की अवाम ने मुतालबा किया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इस केस को अदालत में फाइल किया है। ये जून में फाइल हुआ है और जिसका फैसला अब सुनाई जाने वाला है। इस केस के लिए 9000 सफ़े की उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए प्रोसिक्यूशन की तरफ से अदालत में। 2 बातें थी। एक बात ये है क्या ये कत्ल हुआ है, और ये तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोग अपाहज हुए हैं। तो पूरा दुनिया से तो जानते हैं कि कत्ल भी हुए और अपाहज हुए। इसमें तो सारे इत्तेफाक करते हैं कि ये चार्जशीट सही है।
अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है उनको सजा देने के लिए, क्या हसीना वाजिद ने या वज़ीर दाखिला ने ये काम किया है, इसकी सबूत के तौर पे प्रोसिक्यूशन ने 9000 सफ़े की डॉक्यूमेंट्री पेश की, ऑडियो वीडियो, कि इन्होंने किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस वक्त जो आईजी पुलिस है वो वादा माफुआ बन गए, उन्होंने हर चीज की तस्दीक की है इन दोनों आदमियों के खिलाफ। ये एक पहले केस है, और भी केसेस आएंगे इनके खिलाफ, ये पहले और आखिरी केस नहीं है, पहले केस है। उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश की गई है उसको किसी ने डिनाई नहीं किया है। और ये डॉक्यूमेंट्स पेश बनाने में एक खातून ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, नबीला इद्रीस। वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ी हुई है, वो उसके जो है कमीशन जो बनाया उसका वो चेयरमैन है, जो डॉक्टर यूनुस ने कमीशन बनाया। नबीला इद्रीस ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाया है, वो बहुत ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है, पूरा दुनिया को उसने सर्कुलेट किया है। जब उन पे प्रेशर आया प्रोसिक्यूशन पे कि डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ करें, उसने कहा कि मैंने पूरा दुनिया को ऑलरेडी इसको डिस्पैच कर दिया है, आप इसको छुपा नहीं सकते, जिसकी वजह से उन पे कोई प्रेशर काम नहीं किया है। आप सजा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सजा जो भी देते हैं अदालत पे है, इम्कान यही है कि वो सजा मौत दे देंगे, इसके लिए कि उनको एक एविडेंस है। उससे बचने के लिए जैसे आपने कहा, हसीना वाजिद ने, आवामी लीग ने 13 तारीख को ढाका में शॉट डाउन करने की कोशिश की है, ढाका ब्लॉक करो, बांग्लादेश को ब्लॉक करो, लेकिन लाखों तलबा और नौजवान सड़कों पर आ गए, सारा दिन वो सड़कों पर है। 12 तारीख रात को, 13 तारीख को उन्होंने कोई आवामी लीग को सड़क पर आने नहीं दिया। इसलिए आवामी लीग ने जो कोशिश की थी कि सजा ना हो, वो तो उनका कोशिश जो नाकाम हुई। वो 17 तारीख को ऐलान हो जाएगा, जो भी होता है गालिब इम्कान यही है कि सजा मौत हो जाएगी, और उससे बहुत ज्यादा वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि आवामी लीग को रुकने के लिए पब्लिक सड़क पे है, पब्लिक अभी गए नहीं, नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा एक्टिव है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, और वहाँ नारा लग रहा है कि दिल्ली ना ढाका ढाका ढाका, जिस तरह पहले पाकिस्तान के खिलाफ लगते थे। वो बहुत ज्यादा एंटी इंडियन है। एंटी इंडियन होने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से है, वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के ज़माने में जो कुछ हुआ है हमें मिसगाइड किया गया, इंडिया ने हमें मिसगाइड किया है, इसलिए रेस्क्यू हमें पाकिस्तान कर सकता है, इंडियन हेजेमनी से, इंडियन डोमेन से हमें पाकिस्तान बचा सकता है। अब उनकी मदद के लिए, सपोर्ट करने के लिए तलबा को चाइना सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं ओपनली, यूरोपियन यूनियन ने दिए हैं, टर्की ने सपोर्ट कर रहा है। तो लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से ऑफिसर्स वहाँ विजिट कर रहा है, दार साहब भी गए हुए थे और लोग गए हुए थे, तो वो लोग पब्लिक जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगा। ओपनली वो आया नहीं है इस टर्माइल में, इस सिचुएशन में। लेकिन जहां तक ये बात है वो गड़बड़ होगा, कोई इंडिया को कोशिश करेगा, वो तो इंडियन कोशिश करते रहते हैं हमेशा, बहुत ज्यादा उन्होंने इंडियन एक्टिविटी की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल सही आपको पॉइंट आया, यही से मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ, एहतशाम साहब की जानिब लेकर चलती हूँ। एहतशाम साहब, अगर ये सज़ा, जैसे कि नसीरुद्दीन साहब बात कर रहे हैं कि फांसी की सज़ा एंटिसिपेशन है, अगर तो इतनी सख्त तरीन सज़ा आएगी तो इस पे भारत से जो रिएक्शन है अब वो किस हद तक असरअंदाज कर सकता है? और इसके साथ साथ ये भी कहिएगा कि इससे पहले हसीना वाजिद साहिबा बात कर चुकी हैं भारत से बैठ के कि इंतखाबात का हम बॉयकॉट करेंगे उनकी पार्टी, और उसके बाद इन इंतखाबात पे बड़े सवालात रेज होंगे। सो अब तो डायनामिक्स बड़े चेंज हो चुके हैं, तो इसके बाद आप पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इस सज़ा के बाद क्या देखते हैं, और आपको भी लगता है कि यही सख्त तरीन सज़ा होगी या इससे कुछ कम सख्ती की जाएगी? देखिए, हम ना उन पर एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं, और इस वक्त सूरत हाल जो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है, ये नहीं कि वो जिस तरह पाकिस्तान और जिस तरह इंडियन मीडिया पेंट करता रहा है और आज भी कर रहा है, क्योंकि वो जाके 5 अगस्त को जो भाग गई थी इंडिया, उसी दिन आप देख लें 52 लोग जो है ना उनकी शहादतें हुई थी, तकरीबन 1400 से ज़्यादा लोगों को मारा गया था। देखें, ये मैं नहीं कह रहा, हम ना पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन देख लें, इंटरनेशनल मीडिया देख लें, कि 13 साल का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी वो जो अब्यूज़ ऑफ पावर वहाँ पे हुई, एक्स्ट्राजुडिशल किलिंग हुई, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हुई, और फिर साथ साथ आपने देखा कि जिस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट और केसेस बनते रहे हैं, ये सबको पता है। उन्होंने चुन चुन के, उस खातून ने जो है ना लोगों को फांसियाँ दी, 80 और 90 साल के जमात इस्लामी के लोगों को भी उसने जो है ना वो नहीं बख्शा, उनको साए मौत दी। उनकी जो
आप देख लें मेन राइवल थी खालिदा ज़िया साहिबा जो हयात हैं, वो गालिबन 80+ हैं। देखिए उनके साथ कितना जुल्म ज्यादती की गई, मुस्तकिल तौर पे उनको जेल में रखा गया, उनके साहबजादे के ख़िलाफ़ केसेस झूठे बनाए गए। देखिए हम ना जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है वो तो डेफिनेटली जो है ना वो केस बड़ा राइप है। तो सारी चीज़ें सारा का सारा आप देख लें, सबूत दुनिया ने भी दिए, वहाँ पे भी दिए गए हैं, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि इनको कैपिटल पनिशमेंट इस खातून को होगी। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। देखिए ना सारा रिएक्शन तो तकलीफ़ तो इस बात पे ना हिंदुस्तान को भी और उनके मीडिया को भी कि ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ दोस्ती क्यों बन गई। आज हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना, तजारती ताल्लुकात बेहतर करना, उसके बाद अपना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात आती है, दोनों आर्मीज़ जो हैं वो अपने कोऑपरेशन को बढ़ा रही हैं, यही सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ है। और दूसरी बात हम ना देखेंगे 2013 में ये मुजरमों के तबादले की एक्सट्रैडिशन ट्रीटी तो साइन की गई थी बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान, जिसको 2016 में दोबारा अमेंड किया गया था। तो बार बार हुकूमत कह चुकी है बांग्लादेश की हुकूमत के इनको वापस भेजा जाए, लेकिन नहीं भेज रहे। अब वो अगर इतनी ठीक है, इतनी वो अपने आप को कहती है मैं प्रो डेमोक्रेट्स रही हूँ, तो फिर जाएं किसी और मुल्क में जाके देखें उनके साथ क्या होता है। तो हिंदुस्तान जो बहुत बुरा फंस गया है। और इसी तरह आप देख लें जिस तरह खबरें आती हैं कि रॉ का बाकायदा एक ढाका में ऑफिस था, उसके गिर्द सारी चीज़ें घूमती थी, उनसे इंस्ट्रक्शन लेके जो है ना वो ये अपना ऑपरेट किया करती थी सीना वाजिद। तो ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ केस जो है ना बहुत सारे स्ट्रॉन्ग है। और असल बात है हम ना देखें जब पब्लिक आपका साथ छोड़ दे, आपने कितने जुल्म किए, ठीक है अच्छे काम भी किए, इकॉनमी को बेहतर करने में बड़ा उनका रोल है। ये कहा जाता है हर हफ्ते एक स्पेशल मीटिंग करती थी, वाकई चीज़ें वहाँ ठीक भी हुई हैं। लेकिन अपने मुखालफिन को जेलों में बंद करना और जिसको कहते हैं कि किसी को सामने ना रह देना, ये जो जिस किस्म का फ़िरौनियत उसके खातून के अंदर आ गई थी, जो ज़्यादती जो उसने किया, ये लोग नहीं भूल पाएंगे, बांग्लादेश के अवाम नहीं भूल पाएंगे। और ये सही कह रहे हैं नसीरुद्दीन साहब कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों को दूर किया गया, आज उनको समझ आ रही है कि हमारे साथ ज़्यादती की गई, हमें गलत राह पे लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें लोगों की आंखें खुली हैं, लोग देख रहे हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और इस रीजन में आपने देखना बांग्लादेश एक बड़ा एक्टिव प्लेयर पोलिटिकली सामने आया, जिसके ताल्लुकात हमारे साथ भी और ईरान के साथ, टर्की के साथ बहुत बेहतर हो रहे हैं। जी बहुत बेहतर हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब हमारे साथ पर बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। किसी मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनीज की मौजूदगी रोजगार सरमायाकारी में इजाफे का सबब होती है, मगर हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज के तेजी से इनखला ने मईशत को धचका लगाया है, जहां मोहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरस में 30 से ज़ायद आलमी कंपनियां या तो मुल्क छोड़ चुकी हैं या अपने ऑपरेशंस महदूद कर चुकी हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट में हम देख रहे हैं कमी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा और डॉलर के बहाव में वाज़े कमी बराह रास्त देखने में आई है। रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट, बिजली और गैस की बुलंद लागत, महंगा खाम माल और पॉलिसीज़ के अदम इस्तेहकाम ने आलमी कंपनियों के लिए कारोबार दुश्वार बना दिया है। लेकिन अब करने की क्या ज़रूरत है, इसी पर बात कर हमाद रुहेला साहब एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच हमाद। मल्टीनेशनल कंपनीज़ का पाकिस्तान से एग्जिट या डाउन साइज करना, इसकी कुछ रीजंस तो मैंने भी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन आप समझते क्या हैं कि किस हद तक हमारे हालात हैं, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं या यहाँ का जो इस वक्त माहौल बन चुका है इन्वेस्टमेंट का वो साजगार नहीं है, और किस हद तक ये फर्म स्पेसिफिक इश्यूज भी हो सकते हैं? देखिए, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी हमने इसी टॉपिक पे बात की थी। उस वक्त खबर आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेशंस को खत्म कर रहा है, उबर और करीम जा रहा है। उस वक्त भी मैंने इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि बदलते हालात के साथ, बदलती टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी कंपनीज अपना वर्किंग मॉडल ऐसा बना रही हैं, अपना ऑपरेशनल मॉडल ऐसा बना रही हैं कि उन्हें मार्केट्स में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं रही। लिहाजा हर कंपनी के एग्जिट को हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे सिस्टम की वजह से, हमारे कानून की वजह से या हमारी कारकर्दगी के ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा करता है या उसकी वजह से जा रहा है। ये तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरी बात अगर मैं ये कह दूं कि हमारा सिस्टम, हमारे कवानीन, हमारे इदारे इस हद तक कंप्लीट हो चुके हैं, इस हद तक परफेक्ट हो चुके हैं कि किसी को भी इनसे कोई शिकायत नहीं, तो ये बात भी यकीनी तौर पर हकीकत के बरक्स होगी, हकीकत से बल्कि बहुत दूर होगी। हमारे यहाँ हर सिस्टम की तरह, हर मुल्क की तरह
हमारे यहाँ भी बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बल्कि कदर देखा जाए तो बाकी ममालिक की निस्बत हमारे यहाँ बेहतरी की गुंजाइश ज्यादा है। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है चीजों को बेहतर करने के लिए। ये तो एक बात हो गई। इस वक्त जो आप बता रही हैं कि कंपनी अभी भी छोड़कर जा रही हैं, इसके ऊपर वाकई एक सवालिया निशान तो जरूर खड़ा होता है। परेशान कुन बात भी है, लेकिन सिर्फ परेशान होने से हल नहीं निकलता। हमें सोचना पड़ेगा, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि आखिर क्या इक़दामात हैं, क्या मसाइल हैं जो हमारे बिजनेसेस को आ रहे हैं और इन मसाइल को कैसे हम दूर कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हमें, मुझे खास तौर पर इंटरनेशनल कंपनी से पहले लोकल मसाइल नजर आते हैं। मुझे लगता है कि उनको हल करना ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर एक परेशान कुन बात मैं उसको कहूंगा कि हमारे लोकल इन्वेस्टर्स, लोकल लोगों के पास सरमाए की कमी नहीं है, लेकिन वो यहाँ इसको इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे। आप देखिए कि कुछ अर्सा पहले दुबई की एक लिस्ट आई थी, पाकिस्तानी नेशनैलिटी, उसके अंदर लार्जेस्ट फॉरेनर्स की लिस्ट आई थी कि जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज दुबई में ओन करते हैं। उस लिस्ट में भी पाकिस्तानियों का नाम आया था। लिहाजा सरमाए की कमी नहीं है, अगर कमी है तो वो एतमाद की कमी है जो हम लोकल इन्वेस्टर्स को नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इन्हीं को देखते हुए हमें समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर हमारे ना तो बुलाने पे आएगा, ना हमारे रोकने पे रुकेगा। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज पल्स दिखाता है, आपकी गुफ्तगू से ये पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज पल्स दिखाता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आए रोज हम देखते हैं इन्वेस्टर का, सो वो किस तरीके से फिर यहाँ पर काम करता है? जी देखिए, स्टॉक एक्सचेंज कोई लॉन्ग टर्म इंडिकेटर तो नहीं होता, वो इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को तो नहीं बता सकता, स्पेकुलेटिव होता है। अब इस वक्त जो हम बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबर आई है हमारे मुल्क में जिसकी वजह से ये बुलिश ट्रेंड आया है। तो इकोनॉमी को देखने के लिए सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को सामने नहीं रखा जा सकता। मैं जो बात कर रहा था कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर हमारे मुल्क में कब आएगा, वो सिर्फ उस वक्त आएगा जब उसको नजर आएगा कि यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स यहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, ना सिर्फ सरमायाकारी कर रहे हैं बल्कि उसके ऊपर मुनाफा भी कमा रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इंटरनेशनल इन्वेस्टर को ना हम रोक सकेंगे, ना बुला पाएंगे। तो हमें यह देखना चाहिए कि हम लोकल इन्वेस्टर को कैसे सरमायाकारी करने पे यकीन दिलाएं। उसका मेरे नजदीक तो सबसे आसान हल यह है कि हम अपने यहाँ पाकिस्तान के कारोबारी हजरात को शक की नजर से देखना छोड़ दें। हमारे सरकारी इदारे में अगर वो लोग जाएं तो उनको ऐसे देखा जाता है, बात की जाती है जैसे वो चोरी करके आए हैं। चंद दिन पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, पाकिस्तान की एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत इस बारे में बात कर रही थी, एक सरकारी ओहदे पे भी रहे हैं। वो कह रहे थे कि ये जो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से जा रही हैं, ये इतनी बड़ी परेशान कुन बात नहीं है। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि उस गैप को फिल इन करने के लिए लोकल लोग सामने आएंगे, और लोकल लोग तो क्योंकि चोर होते हैं इसलिए वो अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, फाइनेंसेस डिक्लेयर नहीं करेंगे, जिसका हमें नुकसान होगा। मेरे नजदीक, माजरत के साथ मैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाया, मेरे नजदीक ये बड़ा खतरनाक माइंडसेट है। ये वो सरकारी माइंडसेट है जिसकी वजह से हम आज सोचते हैं, पूछते हैं कि आखिर हमारे अपने बिजनेसमैन अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे और दुबई में क्यों जा रहे हैं। हम इस वजह से सर पकड़ के बैठे होते हैं। अब देखिए तो सिचुएशन ये बन चुकी है कि हम अपनों को चोर समझ रहे हैं और बाहर से आने वालों को कह रहे हैं कि आप आके पैसे लगाइए, लेकिन जब उन पैसों के ऊपर आप मुनाफा कमाएंगे तो उनको रिपेट्रिएट भी नहीं कर सकते। ऐसे में कौन हमारे यहाँ पैसे लगाएगा? ना अपने लगाएंगे ना बाहर लगाएंगे। ये तो पॉलिसी लेवल का गैप है, एक माइंडसेट की चेंज की जरूरत है जिसको हमें करना चाहिए। अगर ग्राउंड लेवल पे मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करता चलूं, मैं इस वक्त एक इंटरनेशनल ग्रुप को एडवाइस कर रहा हूं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने पे काम कर रहा है। आने वाले चंद माह में आप देखेंगे गालिबन 300 से 400 कंपनीज को पाकिस्तान में लाया जा रहा है जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगी। लेकिन उस ग्रुप को यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, और हमारे जो बिजनेसेस को रजिस्टर करते हैं वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराई जाती है, जिसके बारे में तासुर दिया जाता है कि ये इदारा बड़ा मॉडर्न हो चुका है और ये सरकारी इदारों की तरह काम नहीं करता। वहां पर भी सूरत हाल ये है कि ये सरकारी इदारा इस बात पे ऑब्जेक्शंस लगा देता है कि ये जो आपने पैराग्राफ नंबरिंग की है इसको रोमन नंबरिंग में आपने क्यों नहीं लगाया, जिसकी वजह से इनकॉर्पोरेशन डिले होती हैं, लोग डिस्करेज होते हैं। और जब उनके पास जाया जाता है, जब बिजनेसमैन उनके पास जाते हैं कोई पूछने के लिए कि आपने क्या ऑब्जेक्शन लगाया है, उसका क्या मतलब है, तो वो आगे से ये कह के भाग जाते हैं कि हम आपके कंसल्टेंट नहीं है। जो फ्रंट डेस्क पे बंदा बैठा हुआ है, अगर वो फैसिलिटेटर नहीं है तो और क्या है? Exactly. वो अपने आप को जब तक आप लोगों को फैसिलिटेट करके रजिस्टर नहीं करेंगे, रेगुलेशंस की बात तो बाद में आएगी, लेकिन वो पहले ही दिन से अपने आप को रेगुलेटर की कैप
पहना के बैठा होता है कि मैंने तो लोगों को झड़कना है और लोगों को यही समझना है कि हर कोई यहाँ चोरी करने आ रहा है। इसलिए जरूरी है कि जिले लेवल पे जो दफातर हैं, जो सरकारी दफातर हैं, जो स्टाफ है, उसको ट्रेन किया जाए, उसको बताया जाए कि आपका काम फैसिलिटेट करना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, उनको पीछे धकेलना नहीं है। बिल्कुल। और जो मौजूदा हम हाइब्रिड निज़ाम देख रहे हैं, जब वो ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए जो है इंगेजमेंट्स जारी हैं, या ऐसा परसेप्शन जो बना दिया गया कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो पॉलिसी मेजर्स लिए जा रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये मामला पेश आ रहा है। थैंक यू सो मच। हम माधुरेला इस पर बात कर रहे थे हमारे साथ। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे हमसाया मुल्क ईरान की, जो कि इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन पानी के बहरान से गुजर आए और हुकाम ने खबरदार कर दिया है कि अगर ड्राउट यानी खुश्क साली दिसंबर तक बरकरार रही तो 1 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल तेहरान नाकाबिल रिहाइश बन जाएगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान का ये कहना है कि अगर बारिश ना हुई तो हुकूमत को पानी की तकसीम राशन की तरह शुरू करना पड़ेगी और फिर भी पानी ख़त्म होने का खदशा बाकी रहेगा। ये बहरान नाजरीन ईरानी हुकूमत के लिए इसलिए भी तशवीशनाक है कि इससे पहले 2021 में पानी की किल्लत ने ख़ुज़िस्तान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों को जन्म दिया था, जबकि 2018 में किसानों ने इंतज़ामी नाकामियों पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। तेहरान के ज़खायर जो कभी 500 मिलियन मकब मीटर पानी संभाल सकते थे, अब सिर्फ 250 मिलियन पर आ गए हैं, यानी 50% कमी, और मौजूदा इस्तेमाल के मुताबिक ये ज़ख़ीरा सिर्फ 2 हफ्ते में ख़त्म हो सकता है। मुल्क भर में 19 बड़े डैम्स मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं, जबकि मशहद जैसे बड़े शहर में 40 लाख आबादी के लिए ज़ख़ीरा 3% से भी कम रह गया। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मसला सिर्फ कम बारिश का नतीजा नहीं, बल्कि दिहाइयों की बद इंतज़ामी, गैर मुअस्सर ज़रई निज़ाम, गैर कानूनी ट्यूबवेल्स और ज़रूरत से ज़्यादा डैम्स की तामीर ने बहरान को बेकाबू कर दिया है। ये जो सिचुएशन है दुनिया भर के ममालिक के लिए भी एक सख्त पैगाम है कि पानी के इंतज़ाम में मामूली कोताही भी मुस्तकबिल में बड़े शहरों को खाली करवाने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन कि क्या ईरान मौसर इस्लाहात और जदीद पानी मैनेजमेंट लाकर अपना मुस्तकबिल बचा पाएगा, या ये बहरान खित्ते का सबसे बड़ा इंसानी मसला बनने जा रहा है? इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।